प्रारंभिक परीक्षा में सारे जो प्रश्न होते हैं वो सीधे हमेशा अध्याय से नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ से प्रश्नों का जो स्वभाव होता है, उनका जो आधार होता है वो संकल्पनात्मक होता है, वो तथ्यात्मक नहीं होता है। अब जिन जिन प्रश्नों का भी आधार है संकल्पनात्मक होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल होगा, उनका बेस कॉन्सेप्चुअल होगा, तो वैसे प्रश्नों के लिए संकल्पनाएं और संकल्पनाओं के पीछे की निहित बातों को जानना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसी आवश्यकता के अनुसार कुछ कुछ ऐसे अध्यायों के बारे में भी जानना पड़ता है जो आपकी संकल्पना को निर्मित करने का, जो आपकी आधारशिला को बेहतर करने का उपाय करते हैं, जो कि आपकी आधारशिला को सुदृढ़ भी करने का कार्य करते हैं। उनमें ही एक ऐसा विषय है जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी के नियम। उन्हीं विषयों में इस बात को देखेंगे। यहाँ पर तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नियम, तो यह नियम का अर्थ हो जाता है इस स्थान पर कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो प्रदत्त हैं, जो दिखते हैं, जो दृष्टिगत हैं, जिनका परिस्थितिकी, जिनका प्रकृति अनुसरण करती है, या जिनका पर्यावरण है, जिनका पारिस्थितिकी तंत्र अनुसरण करता है, वो आपको भी दिखता होगा, लेकिन चूंकि वह प्रेक्षण आपने उस रूप में नहीं किया होगा, इसलिए यह पता नहीं चल पाता होगा। अब इस बात को ऐसे आप समझिए, इस रूप में समझिए कि एक जैसे इसमें कुछ कुछ जो विषय है, इससे नियम है, नियम से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि अगर एक प्रश्न आया कि अगर पाकिस्तान से पछुआ हवाएं चल रही हैं और पछुआ हवाएं चल रही हैं, जेट स्ट्रीम भारत की ओर आ रहा है और पाकिस्तान के आसमान में ढेर सारे प्रदूषक आ गए, तो क्या वह प्रदूषक भारत में आएंगे? अब यह हो जाएगा हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा होने पर, हाँ लेकिन ऐसा होने पर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दे ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि हाँ वहां से आ भी सकते हैं। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि जिस स्थान पर सिंह ख्वाब में या फिर मानसरोवर झील में, उस स्थान पर चीनियों ने बहुत अधिक मात्रा में लिथियम निकाला, बहुत अधिक मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट निकाला, इसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ सकता है? अब आपके पास में विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प होगा कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा चलकर भारत में आएगा। दूसरा विकल्प होगा कि यह मानसरोवर झील को प्रदूषित कर देगा। तीसरा विकल्प आता है कि यह चीन के उस स्थान के ऊपर में ढेर सारी मात्रा में वायु प्रदूषण का कार्य कर देगा। और चौथा विकल्प आता है कि उस स्थान पर एक बड़ा सा विस्फोट हो जाएगा। अब यह प्रश्न का उत्तर आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, तो जाहिर है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको संकल्पना की आवश्यकता पड़ती है कि ऐसा क्यों होगा, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनका अनुसरण करने पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, अब जैसे कि इस कोविड काल में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि 2020 में जिस समय पूरी तरह से भारत में, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कंप्लीट लॉकडाउन करीब 2 या 2.5-3 महीने के लिए रहा था, उस क्रम में, उस पूरे अवधि में बहुत से लोगों ने सहारनपुर से भी हिमालय को देखना शुरू किया था, कुछ लोगों ने समस्तीपुर से देखना शुरू किया था, कुछ लोगों ने सुपौल से भी देखना शुरू किया था, कुछ लोगों ने जालंधर से भी हिमालय को देखना शुरू किया था। तो हिमालय की बर्फ से लदी चोटियों को देखने का आनंद ही कुछ अलग होगा। यमुना तक बिल्कुल साफ हो गई थी। अब मान लेते हैं यह आपके पास में कथन दिया गया और आपसे पूछा गया कि यह है पारिस्थितिकी के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? 1, 2, 3, 4, एक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत। तो कौन कौन से सिद्धांतों का अनुसरण करने का कार्य करता है? अब इसमें से अगर इन सिद्धांतों का आपने लिया, अगर मालूम होगा, तभी आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे भी पाएंगे। हाँ, आप हमेशा समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के जब भी ऐसे कोई प्रश्न आएंगे तो आपके पास समस्या क्या आएगी कि आप उत्तर देने की स्थिति में रहें। अगर आप उत्तर देने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो हो क्या सकता है, और अंततः हो भी क्या सकता है। तो इसी आशय से इस विषय को लिया गया है। अब इस पूरे पहलू को देखेंगे तो पारिस्थितिकी बहुत सारे ऐसे नियमों का अनुसरण करती है। वो नियम है, जैसे कि वो नियम है, वो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ संबंधित होते हैं, जिसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक के नियम। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक के नियम नहीं ले रहे हैं इस स्थान पर, हम लोग थर्मोडायनेमिक के नियम के ही सरलीकृत भाग को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वही यह सरलीकृत भाग भी है।
जैसे कि उस स्थान पर कौन कौन से नियम है। तो पारिस्थितिकी का प्रथम नियम है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक अन्य वस्तु के साथ में संबंधित होती है। अच्छा, अब मतलब यह हुआ कि अगर वनों में कुछ हुआ, जीव जंतु में हुआ, जानवरों में कुछ हुआ, तो वह वहां के कीड़े मकोड़ों को प्रभावित करेगा। अगर कीड़े मकोड़ों में हुआ, वो जानवरों को प्रभावित करेगा। अगर पानी में कुछ हुआ तो हवा को प्रभावित करेगा। हवा में कुछ हुआ तो पानी को प्रभावित करेगा। अगर मिट्टी में कुछ हुआ तो वह नदियों के जल को प्रभावित करेगा। नदियों के जल को कुछ हुआ तो वह फिर से वहां के ढाल को प्रभावित करेगा। ढाल पर कुछ हुआ तो वह भूस्खलन को प्रभावित करेगा। भूस्खलन पे कुछ हुआ तो बाढ़ को प्रभावित करेगा। बाढ़ पे कुछ हुआ तो इससे नदियों के रासायनिक चक्र को प्रभावित करेगा। नदियों के रासायनिक चक्र में कोई प्रभाव आता है तो वह समुद्र को प्रभावित करेगा, और समुद्र को अगर प्रभावित करेगा तो उससे फिर से वर्षा प्रभावित होगी। वर्षा प्रभावित होगी तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी चीजों का प्रभाव एक साथ में मिला जुला है। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। नदियों के संबद्धन करने की जो योजना है उसका उदाहरण आप ले दीजिए इस स्थान पर। इससे एक संबंधित सवाल भी पूछा जाता है। अब ये सवाल आपसे पूछा सकता है कि क्या होगा अगर कि भारत की नदियों का संबद्धन कर दिया जाए और यह नदियों का जल हिंद महासागर में जाकर नहीं गिरे, तो या संबद्धन कर दिया जाए। तो पहला आपके पास विकल्प दिया गया कि इससे नदियों के जल की रासायनिक प्रक्रिया वो समाप्त हो जाएगी। सही है। दूसरा आएगा कि इससे नदियों में जो जल की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और जल का जो रिसाव सामान्यतः हो सकता था वह रिसाव उतना नहीं होगा। सही है। इससे क्या होगा कि नदियों का पानी समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में नहीं जा पाएगा, और जब पानी नहीं जा पाएगा तो क्या होगा आप खुद सोचिए। अपने तर्क का उपयोग कीजिए, जो कि वास्तविक रूप में करना भी है, क्योंकि यही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अभ्यर्थियों से, जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे उम्मीद भी की जाती है, उनसे आशा भी की जाती है ऐसी। और वह आशा और उम्मीद कैसे की जाती है, आप ऐसे समझिए कि जब आपके पास में मीठा जल समुद्र में नहीं जाता है तो क्या हो सकता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होगी या कम होगी। उत्तर है अधिक हो जाएगी, क्योंकि पानी जो मीठा जल वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से जब समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक हो गई तो उस पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर है जब लवणता की मात्रा अधिक हो गई तो वाष्पीकरण अवरुद्ध हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाष्पीकरण अवरुद्ध हो गया तो इससे जो हवा में नमी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, तो हवा की नमी की मात्रा कम हो जाएगी। जब हवा में नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो बादल बनेंगे, तो बादलों के बनने की बारंबारिता उतनी तीक्ष्णता नहीं रहेगी। जब बादल उतने अधिक मात्रा में निर्मित नहीं हो पाएंगे, तो बादलों के इतने अधिक मात्रा में निर्मित नहीं होने की वजह से क्या होगा, मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जो मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से आएंगी भारत की तरफ में, वह जो हवाएं होंगी उनमें जल के संग्रहित करने की क्षमता कम होगी, तो जाहिर है उससे वर्षा की मात्रा क्या होगी, प्रभावित होगी। जब वर्षा की मात्रा प्रभावित होगी तो कौन सी होशियारी की बात हो गई कि आपने नदियों को तोड़ भी दिया, जोड़ भी दिया, उसके पानी का भी उपयोग किया, और उसके बाद में आप अपने हाथ भांजते हुए कि हमने ऐसा काम कर दिया कि दुनिया में किसी ने किया, और आपने अपना ही नुकसान किया, अपनी छुरी लेकर खंजर अपने ही पीठ में डाल दिया। यह पहला नियम है पारिस्थितिकी का। पहला नियम, सभी चीजें पारिस्थितिकी में, प्रकृति में सभी चीजें एक दूसरे के साथ में संबंधित होती हैं। दूसरा नियम अगर आप इसे देखते हैं, इसका दूसरा नियम, द्वितीय नियम है कि प्रत्येक वस्तु को कहीं ना कहीं पर जाना ही है। एवरीथिंग मस्ट गो ऑन टू गो समवेयर। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा वेस्ट, कुछ आपने कुछ जनरेट किया, मतलब कुछ आपने ऐसी चीजों को मत फेंक दिया, कुछ भी ऐसा कुछ किया, आपने कोई भी काम किया, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप किसी भी स्थान पर यह बोर्ड ही है, तो इस बोर्ड में लिथियम की मात्रा है, यह बोर्ड लिथियम से बना हुआ है, इसमें लिथियम की अच्छी खासी मात्रा है। एक ना एक दिन यह बोर्ड खराब होगा। जब यह बोर्ड खराब होगा तो इस बोर्ड को कहीं ना कहीं पर आप फेंकेंगे। जब फेंकेंगे तो आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कितना घातक होता है, कितना खतरनाक होता है, इसकी आप कल्पना तो करते होंगे या नहीं करते होंगे, तो आप कर लीजिए। इतना घातक हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते, आपकी सांसों के भीतर में चला जाए। आप जिस मोबाइल का उपयोग करते हैं उस मोबाइल को कभी ना कभी तो आप फेंकेंगे, और जब आप फेंकेंगे तो उसमें जो लिथियम है, उसमें जो
घातक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे घातक पदार्थ आपके पास में आएंगे। क्यों? क्योंकि उससे वो क्या होंगे, पानी में जाएंगे। पानी में जाएंगे तो पानी में जाने के बाद में वो कहाँ पर जाएंगे, हवा में से हो सकते हैं या सीधे हवा में ही चले जाए। उसे अगर आपने जला दिया तो सारे हवा में चले गए, पानी में डाल दिया तो रिस्क कर वह जमीन के मिट्टी में चले जाएंगे। तो जहां भी आएंगे तो कहीं ना कहीं तो उन्हें जाना है, और अंततः वो कहां पर आएंगे, तो आपके पास में आते हैं। कहीं ना कहीं पे इन्हें जाना ही जाना होता है। तीसरा नियम है, तीसरा नियम कहते हैं हम लोग कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, प्रकृति में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। आप सभी चीजों की कीमत देते हैं। अच्छा, कीमत कैसे देते हैं? आपने सोचा कि आप बहुत होशियार हैं, जो कि आजकल के लोग सोचते हैं, और खासकर दिल्ली सरकार सबसे अधिक सोचती है। तो मान लेते हैं आप ऐसे सोचते हैं कि आप होशियार के राजा हैं, जबकि हैं आप बेवकूफ के वृक्ष। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि एक बैटरी को लेकर, और इसे आपने क्या किया कि खूब अच्छा से उपयोग करके इसे पानी में आपने फेंक दिया। जब पानी में आपने फेंक दिया, आपने कहा कि हमने तो यूज कर लिया, उपयोग भी किया, दुरुपयोग भी किया, उसको फेंक भी दिया, और उसका हमें कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। आप समझते हैं कि आप घर के सारे गंदगी को एक स्थान पर लाकर अपने सारे चीजों को साफ सफाई करके अपने दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं। तो जो कोई दरवाजे से चलकर आएगा उसके साथ वो गंदगी भी चली आएगी। अगर आप सोचते हैं कि गणपति की मूर्ति को अगर आप समुद्र में फेंक देते हैं, जो लोग करते हैं मुंबई में, और ये भी आप सोचिए कैसी पूजा हुई प्रकृति की, कि प्रकृति को ही गंदा करने का हुआ। गणपति के सहारे गणपति को 2 झापड़ मारने की बात आ गई इस स्थान पर। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो मूर्खों का अधिराज हो। और ऐसे जो मूर्ख के अधिराज होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना सामान कहीं फेंकते हैं, अपना सामान को दुरुपयोग करते हैं, और उसका प्रभाव उनके ऊपर खुद आता है। अब मुंबई में जो समुद्र है वो क्या करता है, इन सारे चीजों को वापस फेंक देता है। कहां पर? तट पर। और तट इतना गंदा हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा, समुद्र का पानी इतना गंदा हो जाता है कि अगली बार में गया तो आपके शरीर में स्किन मतलब कि त्वचा का कोई रोग हो जाएगा उस स्थान पर। यह हो गया एक काम। आपने एक बैटरी ली और उसे खेत में फेंक दिया। अब वो बैटरी क्या होगा, वो बैटरी उससे रिसेगा, उसमें मरकरी होता है, वो पानी में रिस कर जाएगा। मान लीजिए उसमें कहीं किसी ने धान उपजा लिया, तो धान क्या होगा, धान क्या हुआ, उस मरकरी को, उसके सॉल्यूशन को, उसके घोल को अपने में ले लेगा। वो धान में आ गया, धान को आपने खाया, वो मरकरी आप में आ गया। अब बताइए होशियार कौन हुआ? ठीक। तो अगर आप ऐसी सोचते हैं कि होशियारी कर सकते हैं, तो इस सारी होशियारी की कीमत आप ही को देनी पड़ती है। अब यहां पे लोगों ने क्या होशियारी की, एक और होशियारी की उन्होंने, कि हम लोग खेती करेंगे तो खेती में खूब खाद का उपयोग करेंगे। किया भी, तो खूब कीटनाशक का भी उपयोग किया, उसे भी किया, और तो और हम लोग बहुत अच्छे बीजों का उपयोग किया, उसे भी किया। अब बीजों का उपयोग किया तो जितनी वहां पर जो पारंपरिक किस्म के जो धान की किस्में हुआ करती, सारी की सारी धान की किस्में समाप्त हो गई। अच्छा, और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया, तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने के पहले क्या करते हैं, खेत में पानी डाल देते हैं, उसके बाद उसमें रसायन डाल देते हैं। उसका पानी रिस कर नीचे की ओर गया। कहाँ गया? भूमिगत जल में गया। भूमिगत जल को आपने पिया, कहा कि नहीं पानी तो अब अच्छा लगता नहीं है, अब नहीं अच्छा लगता है। वो पानी ने क्या किया, आपको आप में कैंसर पैदा किया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अब क्या होगा कि अब आपने उसके अलावा उस स्थान पर आपने एक ऐसे फसल को उपयोग किया, एक ही फसल लगा दी। अब एक फसल में कोई कीड़ा लग जाएगा तो सारे के सारे फसल को वह नाश करके छोड़ देगा। क्यों? कि आप एक फसली कृषि कर रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ कि आप एक ही चीज खा पी रहे हैं, एक ही खा, रोज दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अंततः क्या होगा कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, और जब यह कमी आपके शरीर में आएगी तो आपका शरीर रोगों से ही ग्रस्त हो जाएगा, और रोग ही रोग आपके शरीर में भर जाएंगे। तो तब क्या हुआ, इसका प्रभाव अंततः किसे पड़ा? आपको भुगतना पड़ा। अब आपने कीटनाशकों का उपयोग किया, ये कीटनाशक कहां जाएंगे? ये कीटनाशक भी घुल जाएंगे। यह क्या करें, कुछ लक्षित प्राणियों को मारेंगे, वो तो मारेंगे ही मारेंगे, कुछ गैर लक्षित मतलब जिन्हें नहीं मारना चाहिए उन्हें भी मार देंगे। अब आपको तो पता नहीं है किसे किसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं कीड़े मकोड़ों की बदौलत से आपकी खेती चलती थी। इन्हीं कीड़े मकोड़ों की बदौलत से आपकी खेती अच्छी होती थी। इन्हीं कीड़े मकोड़ों की वजह से आपके खाने में स्वाद भी आया करता था। अब ऐसा समझिए कि आपने उसे जो फसल उपजाई, उस फसल में खुद उसके अवशेष रह गए, उस कीटनाशक के अवशेष रह गए। अब डीडीटी का उपयोग किया तो डीडीटी का अवशेष कहां पर रह गया? उसी कीटनाशक में डीडीटी का अवशेष रह गया।
वो डीडीटी अंततः कहां आया? घूम फिर कर आपके पास आया। आपके पास में क्या हो गया? आपको कैंसर। उस कैंसर का इलाज, वो कैंसर इतना बढ़ गया कि आपके पास अगर 100 करोड़ रुपया भी है तब भी आप अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। आप सोचिए कितने बड़े मूर्ख होंगे आप। प्रश्न ऐसे ही लोगों की मूर्खता पर भी पूछा जाएगा। फिर इसका चौथा नियम है नेचर नोज बेस्ट, मतलब प्रकृति सबसे अच्छा जानती है। पर्यावरण का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। प्रकृति नहीं है तो प्रकृति ही सबसे अच्छा जानती है। अब इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मेरे पास में एक घड़ी है। अच्छा, इस घड़ी को हमने क्या किया कि पीछे से इसे हमने क्या किया? खोल दिया। इस घड़ी को हमने पीछे से खोल दिया। अब खोलने के बाद में इसके पीछे में ले जाकर एक ढेर सा बड़ा सा एक पेचकस इसके भीतर में हमने डाल दिया, तो ये घड़ी चलना बंद होगी या रहेगी ऐसे ही? आप सोच सकते हैं कि घड़ी चलना बंद कर देगी। हो सकता है करोड़ों में एक ऐसा होगा कि घड़ी तब भी चलती रहे, तब भी अच्छी रहे। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इस घड़ी में पेंच डालने का काम किसका था? आपका नहीं था। आपको मालूम ही नहीं घड़ी के बारे में। घड़ी के बारे में अगर किसी को मालूम है तो किसे मालूम है? घड़ी साज को मालूम है। घड़ी साज अगर पेंच डालेगा तो मालूम है उसे कहां डालना है, कहां नहीं डालना है। घड़ी की जहां पर तक सवाल है तो इसके बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? घड़ी साज। अगर पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने। तो पर्यावरण के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? प्रकृति खुद जानती है, और प्रकृति ही जानती है और कोई नहीं जानता है। और जब आपकी जानकारी नहीं होती है और प्रकृति के ऊपर आप काम करते हैं, प्रकृति को आप प्रभावित करने का काम करते हैं, तो आप वास्तविक रूप में क्या करते हैं? प्रकृति का नुकसान करते हैं। इतना नुकसान करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और यही नुकसान प्रकृति को सबसे अधिक मात्रा में घातक पहुंचाता है। इतना घातक हो जाता है कि आप रोज रोज कुछ ना कुछ नए नए काम करते रहते हैं बिना जानकारी लिए हुए कि इससे क्या होगा। चाहे तो वह उत्तराखंड में बांधू बनाने का काम हो, चाहे तो उस स्थान पर चारधाम परियोजना बनाने का हो, चाहे तो उत्तराखंड में ही सारे के सारे ओक के पेड़ों को हटाकर वहां पर पानी लगाने का हो। तो आपको लगता है कि आपने पेड़ तो लगा दिया। जैसे पंजाब के लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्हें लगता है कि यार पेड़ तो हमने लगा दिया। किसका पेड़ लगाया? यूकेलिप्टस। अब उन मूर्खों को यह मालूम नहीं है कि यूकेलिप्टस का पेड़ लगाने से होगा क्या। उस स्थान पर क्या होगा कि यूकेलिप्टस नीचे जाएगा, वहां के भूमिगत जल को लेगा और पूरे के पूरे पानी को सुखा सकता है, नंबर एक। उसके अलावा वह क्या कर सकता है कि उस स्थान पर जो मिट्टी है, मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, अभी और काम करेगा यह। यूकेलिप्टस के पेड़ को आप देखेंगे, देखकर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि ये पेड़ है, क्योंकि न हरा होता है, ना भरा होता है, ना पेड़ पक्षी कोई भी उसके स्थान पर नहीं आता है। हाँ, धीरे धीरे बेचारे पेड़ पक्षी मजबूर होकर उसके ऊपर बैठना शुरू करें, लेकिन किसी को भी सुहाता नहीं है। जब उन्हें नहीं दिखता अच्छा, तो आप कौन होते हैं अच्छा दिखने वाले? क्योंकि ये तो पेड़ पौधे उन्हीं के लिए बने हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया? अपनी अज्ञानता को अपना अहंकार बना दिया और उसको एक हथियार के रूप में उपयोग करके आपने ऐसा काम किया, इसलिए ऐसा हो पाता है। पांचवा नियम है इसका, जिसे कहते हैं ब्रोंटोसॉरस प्रिंसिपल। ब्रोंटोसॉरस का मतलब होता है कि ब्रोंटोसॉरस एक जीव था, एक प्राणी था, जो कि अभी तक सबसे बड़ा प्राणी हुआ। यह डायनासोर परिवार का हुआ करता था। इस परिवार का, डायनासोर का, और जो सबसे बड़ा डायनासोर था वह ब्रोंटोसॉरस ही था। यह इतना बड़ा था कि अगर इसकी पूंछ कट जाती थी तो यह इसे एक सप्ताह के बाद मालूम चलता कि अरे मेरी पूंछ कहां गई, मतलब कट गई है। मतलब कि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक है कुछ इंफॉर्मेशन को जाने में, सेंसरी इंफॉर्मेशन को जाने में इतना समय लग सकता था। या आपको समझाने की बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं। इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है, इस सिद्धांत का अर्थ होता है कि अप टिल अ साइज द बिगर द बेटर। एक सीमा तक जितना बड़ा है उतना अच्छा है, उस सीमा के बाहर जितना बड़ा है उतना ही बुरा है। मतलब कि आप इतने बड़े नहीं हो जाइए कि आप अपने मौत के लिए, आप अपनी मृत्यु के लिए, आप अपनी विलुप्तता के लिए खुद जिम्मेवार हो जाइए, जैसे कि डायनासोर हो गए थे और ब्रोंटोसॉरस उसमें खासकर हो गया था। तो यह सिद्धांत उस स्थान पर लागू होता है। फिर आता है साइबरनेटिक्स प्रिंसिपल। साइबरनेटिक्स प्रिंसिपल का अर्थ होता है, साइबरनेटिक्स का अर्थ है, साइबरनेटिक्स वास्तविक रूप में यह एक यंत्र है। और यह इस यंत्र का उपयोग कहां किया जाता है? तो इस यंत्र का उपयोग जहाज में किया जाता है, पानी के जहाज में किया जाता है।
पानी के जहाज क्या करता है कि पानी के जहाज में यह यंत्र लगा रहता है और यह जहाज को दिशा नहीं देता है, लेकिन जहाज जैसे भटक जाता है तो वैसे इसे रास्ते पर लाने का काम करता है। जैसे ही भटक गया तो वैसे इसे रास्ते पर लाने का यह काम करता है। अब मान लेते हैं जहाज भटक कर दाहिनी तरफ चला गया, पूर्व चला गया, पश्चिम चला गया, तो ये क्या करता है, उसे वापस लेकर चलाता, बताता है कि नहीं ये थोड़ा जहाज भटक गया है। प्रकृति भी इसी तरह का उपयोग करती है, साइबरनेटिक्स प्रिंसिपल का ही उपयोग करती है। प्रकृति को कुछ मत कीजिए, आप उसे भटका देंगे तो प्रकृति आपको इंडिकेशन देगी, आपको यह ज्ञान देगी, आपको यह संज्ञान देगी कि आप थोड़े भटक गए हैं, ठीक कर लीजिए अपने आप को। जैसे अभी कर रही है, अभी प्रकृति चीख चिल्लाकर कह रही है कि आप ठीक कीजिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। हिमालय क्षेत्र में कर रही है, तटीय भागों में कर रही है, मैदानी भागों में कर रही है। अब मैदानी भागों में उनके कहने का प्रकृति का तरीका क्या है कि अरे बेवकूफों, इतनी अधिक मात्रा में कैंसर हो रहा, अब तो सुधर जाओ। तो लोग हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर में सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। हिमालय क्षेत्र में कह रही है कि वो कह रही है कि अरे मूर्खों, अब तो सुधर जाओ, इतनी अधिक मात्रा में सड़कें नहीं बनाई जाती हैं पर्वतीय क्षेत्र में, और पर्वतीय क्षेत्र में शिमला इतने बड़े बड़े नगर भी नहीं बनाए जाते हैं। ये पहाड़ कभी भी धंस सकती है और जिस दिन धंस जाएगी उस दिन तुम लोग सारे लोग मारे जाओगे। यही इंडिकेशन देती है। यही इंडिकेशन प्रकृति ने दिया। कहा कि जब प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ गई, वायु प्रदूषण की, तो कहा कि देखो तुम्हें एक रोग हो जाएगा, लंग्स में कैंसर हो जाएगा, अब भी सुधर जाओ। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। हुआ क्या, अब भारत के हर एक तीसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं लंग कैंसर है, और ये है ही है। और खासकर अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में कैंसर होना ही होना है। तो दिल्ली में रहकर अगर आपने तैयारी की तो आप समझ लीजिए कि आपको 5, 10, 15 साल आपकी आयु वैसे भी कम होने वाली है, और हो भी जाती है। क्यों? क्योंकि न तो पानी शुद्ध, न तो हवा शुद्ध, न तो जमीन शुद्ध, न तो खाना पीना शुद्ध, न तो आदमी ही शुद्ध है इस स्थान पर। तो ऐसे स्थान पर आपको कोई ना कोई रोग तो लगने ही वाला है। तो प्रकृति अंततः आपको यह इंडिकेशन देती है, आपको यह इशारा करती है कि आप ठीक हो जाइए। अब आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमने उदाहरण भी ऐसे प्रश्न के रूप में लिया था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हुआ था कि कुछ नहीं करना है, न गाड़ी चलेगी, न घोड़ा चलेगा, न उद्योग चलेंगे, कुछ भी नहीं चलने वाला है। आप इसे जैसे है वैसे इसे बंद कर दीजिए जिस रूप में है। 1 महीने के बाद ही लोगों को कितना सुख मिलना शुरू हो गया था। आप सोचेंगे 2-3 महीने जब लॉकडाउन रहा था, किसी को कोई रोग नहीं हुआ था, कोई हॉस्पिटल तक नहीं जाता था, सब लोगों ने खुद ही अपने आप को ठीक कर लिया था। पानी स्वच्छ, हवा स्वच्छ, मन भी स्वच्छ। क्यों? प्रकृति को मौका दीजिए, अपने आप को ठीक कर लेगी। आपको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारे जगहों से जिस स्थान से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उसे आप बंद कर दीजिए। पता है क्या होगा? अब क्या होगा कि बारिश जैसे ही होगी तो उस बारिश के पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगा, और वह घुल कर क्या होगा, एक कार्बनिक एसिड बना देगा। मतलब यह जो पानी है H2O किसके साथ मिल जाएगा? CO2 के साथ मिल जाएगा। यह क्या निर्माण करेगा? H2CO3 का निर्माण करेगा। और यह H2CO3 कहां पर चलाएगा? यह कार्बनिक एसिड यह मिट्टी में आकर मिल जाएगा। वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नदी को छोड़ दीजिए, उसे डिस्टर्ब नहीं कीजिए, वह भी अपने आप को ठीक कर लेगी। तो हर एक प्रकृति, हर एक पर्यावरण का अपना एक स्वरूप होता है जो कि इस रूप में अपने आप को, जिसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, जिसे सेल्फ मतलब स्वतः नियंत्रण और स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है, और इसी रूप में यह प्रकृति काम करती है। यही संकल्पना है। यह संकल्पना अगर आपने ली, आपका आधार बना, तो आपके लिए अन्य बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना आसान हो जाएगा। यह भी सिर्फ समझने की ही बात है, और ये समझता कौन है? जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो इन बातों को समझ जाते हैं। आप क्या हैं? आप समझ जाइए। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.